और भारतीय संविधान के निर्माता और एक पॉलिटिकल थिंकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाता है, जो कि आज है। और आज ही हम कोशिश करेंगे उनके पॉलिटिकल थॉट को समझने की। अम्बेडकर जी का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 को महो यानी कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश के एक कंटोनमेंट एरिया में हुआ था ब्रिटिश काल में, क्योंकि वो उस टाइम उनके पिता जो है एक सूबेदार हुआ करते थे ब्रिटिश आर्मी में। और वो जिस कास्ट में जन्म लिया था उस कास्ट का नाम महार था, जो कि उस समय एक अछूत कास्ट मानी जाती थी। तो जिस वक्त अंबेडकर जी का जन्म हुआ उस टाइम समाज में हायरार्की थी और डिस्क्रिमिनेशन था। जैसे दलितों को किसी समाज में इंक्लूड नहीं किया जाता था। उन्हें अगर जो गांव में कोई शॉप कटी है तो वहां पर भी बैठना अलाउ नहीं था। और कुछ ऐसे रोड जो डिमार्केटेड होते थे उन रोड पे वो लोग चल भी नहीं सकते थे। इवन उन्हें जो है बेल से पानी लेना और स्कूल में बच्चों के साथ पढ़ना, इन सब चीज़ों से इनकार किया जाता था, डिनाई कर दिया जाता। और ये उस टाइम सोसाइटी में एक एक्सेप्टेड नॉर्मल सा नॉर्म था। अब दोस्तों, अगर जो अंबेडकर जी के हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एलिफिनेस्टन हाई स्कूल से ही उन्होंने हाई स्कूल की और इंटरमीडिएट की डिग्री ली, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है। इसके बाद उन्होंने जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चले गए और कोलंबिया में जाकर के, जो कि न्यूयॉर्क में है, स्पेशली वहां से उन्होंने मास्टर्स किया। मास्टर्स उन्होंने इकोनॉमी, सोशोलॉजी, फिलोसफी में कई सारे सब्जेक्ट्स में नॉलेज इकट्ठा किया और यहीं से उन्होंने अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की। बाद में वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारी डिग्री को अर्न करते हैं और उन सब डिग्रियों का लाइफ पे उनके बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है, देखने को भी मिलता है दोस्तों। अब हम जो उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को इनको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि ये समझे कि उनके लाइफ पे किन किन थिंकर्स, लोगों, आइडिया का इम्पैक्ट था, ताकि हम उनके पॉलिटिकल आइडियाज को समझ सकें। जीवन पे किन किन थिंकर, किन किन आइडियाज का इम्पैक्ट रहा, तो उसमें सबसे पहले बुद्धिज्म आता है। उनके लाइफ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बुद्धिज्म को देखने को मिलता है, जो इक्वालिटी, रेशनैलिटी और ह्यूमैनिटी की बात करता है। इसके साथ साथ उनका एक और इम्पॉर्टेंट जो वेस्टर्न थिंकर है, जॉन डाई के कुछ पॉलिटिकल थिंकिंग का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे सोशल रिफॉर्म की, एजुकेशन एम्पावरमेंट की, ये सब इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फिर आप देखेंगे क्लास स्ट्रगल और सोसाइटी में जो रिसोर्सेज का इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आप देखेंगे कि ये कार्ल मार्क्स से इंस्पायर्ड था। फिर आप देखेंगे कि उनके कुछ आइडियाज जो हैं, जो लिबरल थिंकर है जैसे जॉन लॉक, रूसो, इन सबसे भी लिया गया है। फिर उनका जो पर्सनालिटी में आप देखेंगे इंडिया में स्पेशली किस थिंकर से इन्फ्लुएंस थे, तो वो ज्योतिबा फुले थे। उनके बहुत सारे आइडियाज जो है ज्योतिबा फुले से इंस्पायर हैं और उन्होंने अपने कई सारे बुक में ज्योतिबा फुले का मेंशन भी किया है। तो ये रहा। और दोस्तों, अपने बुक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में ये साफ साफ जिक्र करते हैं कि जो कास्ट होता है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के ह्यूमैनिटी और उसके जो है फ्रीडम, लिबर्टी और इक्वालिटी को डिस्ट्रॉय करता है। और यही लिबर्टी, इक्वालिटी बेसिक प्रिंसिपल होते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के। तो अगर जो हमें डेमोक्रेसी वास्तव में सोसाइटी में लाना है तो सबसे पहले जरूरी है कि कास्ट को डिस्ट्रॉय करें, क्योंकि कास्ट और डेमोक्रेसी साथ साथ नहीं चल सकती, ये उनका मानना था दोस्तों। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ मैंडेटरी होना चाहिए किसी ऐसी सोसाइटी में जो डेमोक्रेटिक होना चाहता है। जैसे उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल होने का मतलब यह है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि वहां पर इक्वालिटी हो सोसाइटी में। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पॉइंट पे कहा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया जाना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को भी उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का सिंपल सा मीनिंग ये होता है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को अगर जो पनिश करना होगा या कोई गलत काम कर दिया होगा तो उसे पनिश जो करेगा लॉ करेगा। कोई इंडिविजुअल अपने इंस्टिंक्ट या अपने डिजायर के ऊपर किसी को पनिशमेंट नहीं कर सकता है। जो भी किसी को सजा देना होगा वो लॉ को फॉलो करके ही दिया जाएगा और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उनका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। ये होना चाहिए समझ में। दोस्तों, अंबेडकर जी का जो पांचवा पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट सोशलिज्म का। स्टेट सोशलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है, वो चाहते हैं कि जो भी कुछ की इंडस्ट्रीज हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं, उसका कंट्रोल स्टेट के पास हो और मीन्स ऑफ रिसोर्सेज हैं वो किसी पार्टिकुलर एरिया, पार्टिकुलर कम्युनिटी के हाथों में जो है कंसंट्रेटेड ना हो, वो उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम चलता रहे, ताकि समाज में जो है इकोनॉमिक इक्वालिटी भी आ सके, ऐसा उनका मानना था। इसीलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि स्टेट सोशलिज्म होना चाहिए। बट वहां पर ये बहुत प्रिकॉशनरी है कि उन्होंने स्टेट सोशलिज्म में जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात की है, ना कि और दोस्तों, जब हम अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं तो उनके आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, उनके पर्सनल डिफरेंसेस नहीं होते हैं। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत अलग होते हैं पर्सनल डिफरेंसेस से। मतलब इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि एक दूसरे के दोनों लोग रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे के आइडियाज को इंपॉर्टेंस भी देते थे, बट वो आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिफरेंस थे। तो हमें जो समाज में अभी चलता रहता है गुटबाजी महात्मा गांधी के नाम पर और अम्बेडकर के नाम पे, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन दोनों के आपसी लाइफ में ऐसा चीजें नहीं थी। अब बात हम करते हैं महात्मा गांधी और
अम्बेडकर के कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बारे में। तो जैसे महात्मा गांधी का मानना था कि समाज में वर्ण सिस्टम और कास्ट सिस्टम होना चाहिए। ऐसा उनका इसलिए मानना था क्योंकि ये समाज की स्ट्रक्चर को बनाए रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऑन द अदर पेज आप देखेंगे तो अम्बेडकर जी का मानना था कि कास्ट और जो वर्ना सिस्टम है कहीं ना कहीं समाज में एक गुटबाजी पैदा करता है और जो सबसे लोअर सेक्शन में आता है उसका शोषण होता है। ये इसका अम्बेडकर जी का पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी कहते थे कि एक विलेज लेवल पे जो क्या होना चाहिए, विलेज पंचायत होना चाहिए ताकि वो सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट बन सके और सेल्फ डेवलपमेंट कर सके। लेकिन जब बात आती है अम्बेडकर जी की, तो अम्बेडकर जी इस बात को साफ साफ डिनाई करते हैं कि जो है विलेज लेवल पे कोई भी सेल्फ सस्टेनिंग यूनिट नहीं बनाई जानी चाहिए। उनका भी रीजन ये होता है कि अगर जो विलेज लेवल पे हम कोई पंचायत का इलेक्शन कराएंगे तो वहाँ पर जो अधिक से ज़्यादा लोग इलिटरेट हैं, वो दलित हैं, तो उनको तो रिप्रेजेंटेशन मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो ब्राह्मण या अपर तबके के लोग हैं वही कब्जा कर लेंगे। ये पॉइंट ऑफ व्यू है जो अम्बेडकर जी का है। फिर आप देखेंगे दोस्तों, जो अम्बेडकर जी हैं ये कहीं न कहीं जो चेंजेज़ माँगते थे कि समाज में जो चेंजेज़ होने चाहिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल थे, लीगल थे और जो है स्ट्रक्चरल थे, कि हमें जो चेंजेज़ करना होगा लीगली या स्ट्रक्चर में चेंज करके करना होगा। लेकिन जो है वहीं पर महात्मा गांधी वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज़ स्ट्रक्चर करके चेंज किया जाए। वो चाहते थे कि लोगों को उनके आत्मा को जगाया जाए, उनको स्पिरिचुअली गाइड किया जाए, फिर सोसाइटी में चेंजेज़ हो जाएँगे। और वहीं बात रही रिलीजन की, तो महात्मा गांधी जो है रिलीजन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे और वो मानते थे कि रिलीजन ही लोगों का गाइड हो सकता है उन्हें अच्छा राह दिखाने में। लेकिन जब बात आती है रिलीजन की पॉइंट ऑफ व्यू से अम्बेडकर की, तो अम्बेडकर जी साफ-साफ कहते हैं कि रिलीजन कहीं न कहीं लोगों को ब्लाइंड कर देता है और स्पेशली हिंदुइज़्म को उन्होंने बहुत लार्ज लेवल पे क्रिटिसाइज़ किया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कमियाँ उन्होंने पॉइंट आउट की और इस वजह से उन्होंने क्रिटिसिज़्म दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं बिटवीन महात्मा गांधी और अम्बेडकर। और रही बात इनमें सिमिलैरिटीज़, कुछ सिमिलैरिटीज़ सेम ही है दोस्तों, कि ये दोनों लोग चाहते थे कहीं न कहीं जो